YouTube चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का पुनः स्वागत है। आज मैं आपके बीच क्लास लेकर उपस्थित हूँ। जो क्लास है हिंदी व्याकरण के सिलेबस से संबंधित। पहले हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। वह प्रतियोगी परीक्षा हो या 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या 10वीं की बोर्ड परीक्षा हो या 12वीं की बोर्ड परीक्षा, पहले हमें सिलेबस का ज्ञान होना आवश्यक है। हम पढ़ते सिर्फ जाते हैं। आज धमाल होने वाला है, मजेदार ढंग से रसपूर्ण और झालदार संगीतमय ढंग से क्लास। उस क्लास में सिर्फ सिलेबस की जानकारी, पाठ्यक्रम की जानकारी, और पाठ्यक्रम में 2025 के बोर्ड परीक्षा, वह 10वीं की बोर्ड परीक्षा हो या 12वीं की बोर्ड परीक्षा और हिंदी विषय की परीक्षा, उसमें अभी तत्काल बुक छोड़कर, किताब छोड़कर सिर्फ व्याकरण की जानकारी दी जाएगी। व्याकरण में आपको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन वहां मिल जाए और उसका सही सही आप जवाब दे सके। बहुत दिनों से क्लासों का इंतजार था, समय के अभाव व स्वस्थ होने के कारण क्लास नहीं दे पा रहे थे। आज मजदूर दिवस के दिन एक क्लास आपके बीच रख रहे हैं। आशा और विश्वास है बेहतर तैयारी कीजिएगा तो रिजल्ट आपका बेहतर होगा, और उस बेहतर रिजल्ट में हम सोचते हैं हमारा भी कुछ सहयोग हो जाना चाहिए। तो पहले पूरे सिलेबस को जानिए। पढ़ा तो दिया ही जाए, आप आपके हाथ में कलम दे दे, उस कलम का यूज हम किस समय किस रूप में करेंगे। इस कलम जो दिया गया, इस कौन सा कविता लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए या रखने के लिए, उसे जानने की आवश्यकता है। बिना सिलेबस के ज्ञान का हम बेहतर रिजल्ट की कल्पना नहीं करें। आप कोई बहुत बढ़िया जानते हैं उसके बारे में तो उसको 2-3 बार 4 बार 5 बार रोज पढ़ते हैं, जिसके बारे में जानते नहीं ये भी व्याकरण में पढ़ना है, उसके बारे में कभी ध्यान तक भी नहीं देते हैं। एक बार आप देखिए लिखा हुआ बिहार बोर्ड परीक्षा 2025, बिहार बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये पाठ्यक्रम है हिंदी व्याकरणों से संबंधित। और 10वीं का बोर्ड परीक्षा हो या 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो, वैसे तो 9th क्लास भी पढ़ेगा, ये नहीं कि बेहतर कर जाएगा, खराबी कर जाएगा। 8वीं क्लास के स्टूडेंट भी यदि पढ़ लेते हैं तो उसे भी फायदा ही करेगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए पढ़ना है तो उसे भी सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। इतना सिलेबस का हम साल भर में अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत हद तक आपसे हर क्वेश्चन का जवाब हो सकता है। कम ही समस्या बनी रहेगी। जो अभी नहीं लिखे हैं, हो सकता है ध्यान में नहीं रहा होगा, नहीं लिख पाए होंगे, तब पर भी बताएंगे और इसमें है सिलेबस है क्या। वाक शुद्धिकरण से संबंधित भी दिया हुआ रहता है। तो पहले हम जानेंगे जो 10वीं या 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2025 में उपस्थित होंगे, उस परीक्षा के लिए हमें कौन कौन से हथियार लेकर जाना होगा, कौन कौन सा हथियार तैयार करना है। अगर कोई बम विस्फोट होने में रुक जाए तो दूसरा बम भी तो इधर इतना बहुत सारा बारूद रखा हुआ है, इस बारूद की तैयारी मस्तिष्क रूपी एटम बम अगर तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से बेहतर कर सकते हैं। अगर हमें समय मिला तो आपके लिए हम समय निश्चित देंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किताब के साथ व्याकरण का क्लास हम आपके बीच डालते रहेंगे और निश्चित रूप से आपको वहाँ बोर्ड परीक्षा में फायदा अवश्य होगा। तो सुनिए, आपका बोर्ड के लिए 25 के लिए क्या क्या तैयारी करना है, आपको बेहतर रिजल्ट के लिए क्या करना होगा। पहले तो कोई भी भाषा को हम पढ़ते हैं, भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। भाषा के साथ साथ हिंदी व्याकरणों में वर्ण पढ़ना होगा,
सुने होंगे, चलो हो भैया डुबकी लगेबै वर्णमाला के वाणी में, स्वर व्यंजन के साथ देते हर जुबानी में। स्वर और व्यंजन का ज्ञान होना जरूरी है। कभी पूछता स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 है। अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो 4 गया। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है, अयोग वाह कौन कौन है, संयुक्ताक्षर कौन कौन है, उष्म व्यंजन कौन है, दीर्घ स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर क्या है, प्लुत स्वर क्या है, ये सिलेबस जानेंगे तब उसको हम पढ़ेंगे। और उसको अगर पढ़ेंगे तब हम परीक्षा में जवाब दे सकते हैं। तो पहले तो वर्ण पढ़ना होगा। अगर वर्ण पढ़ लिए, स्वर व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, उत्क्षिप्त व्यंजन, अयोग वाह नहीं, उसके बाद संयुक्ताक्षर, ये सब अंतस्थ व्यंजन कहेगा, युवा कौन सा व्यंजन है, ये सब अगर पढ़ लेते हैं तब ये जानेंगे जो वर्ण ये सब मुख के किस भाग से बोला जाता है। देखिएगा प्रत्येक परीक्षा में, बिहार बोर्ड की परीक्षा 10वीं 9वीं और वैसे साधारणतः स्कूल में 8वीं 7वीं या कोई भी परीक्षा देते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ण और वर्णों के उच्चारण स्थान से तो तय ही है। हिंदी में भी और संस्कृत में भी पूछा जाता है। वर्ण का उच्चारण स्थान इतना बेहतर ट्रिक बताया जाएगा, जो वीडियो और डाला हुआ भी है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वर्ण, वर्णों का उच्चारण स्थान, शब्द, ये सब का वीडियो डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। और नहीं तो फिर नवीनीकृत ढंग से, नए ढंगों से इस सत्र के लिए फिर से ऑब्जेक्टिव सहित क्लास करके आप डालते जाएंगे। अब देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान याद करना बहुत आसान है। क बोलते हैं तो जोर कहाँ पड़ता है, कन से। अनेक कुछ गाने पर याद कर लेंगे, कबूतर बोले कबूतरी से, क्वाक उच्चारण स्थान होता है कन से। का उच्चारण स्थान सुने होंगे तालु से, चमक चम चमके गाना सुने होगा जिसमें तालु का चर्चा। तालब स्व तालु से, देखिए तालब स्व में तालु आ रहा है। मूर्धन स्व में मूर्धा आ रहा है, मुर्गा नहीं। और दंत स्व में दंत आ रहा है। तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, माने गाना पर ट्रिक के माध्यम से सेट करके हम याद रख सकते हैं। तालब स्व तालु से, मूर्धन स्व मूर्धा से, दंत स्व दंत से, वर्ण मो नो यो ये सब का नासिका से, चौक तालु से, रॉक जो है मूर्धा से, लोक दंत से। कैसे कैसे होता है ट्रिक बताया जाएगा, सूत्र बताया जाएगा, तब जाने। पहला तो वर्ण पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण, उसके बाद शब्द। शब्द के बिना हम वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते। शब्द भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शब्दों में खाली ये नहीं वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इतनी जानकारी से आपने समझिएगा हमारा शब्द खत्म हो गया। सार्थक भी पढ़ना होगा, निरर्थक भी पढ़ना होगा। लोटा, ओटा, चाय, वाय, घर, दोहर, नहीं तो ये सब क्या है, शब्द है। सार्थक और निरर्थक शब्द है। तब पढ़िएगा रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। राज कौन है, घर कौन है, विद्यालय कौन है, रूढ़ है कि यौगिक है। तब पढ़िएगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इसका भी ज्ञान होना है। सबसे अधिक क्वेश्चन तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव से बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन तय ही है। प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसमें भी पूछा जाता है। कौन ऐसा परीक्षा हिंदी व्याकरण में तत्सम तद्भव नहीं दिया हुआ, निश्चित दिया हुआ रहता है। और सबसे व्याकरण का प्रेमी चीज है, माने व्याकरण में सबसे ज्यादा आपको इससे तो क्वेश्चन रहता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से, संधि से, समास से। नहीं, हम जानते हैं शब्द, शब्द के बाद वचन। वचन दो ही भेद, एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। उसके बाद पुरुष पढ़ते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्ण, भाषा, तब पुरुष का ज्ञान। उसके बाद अव्यय। अव्यय नहीं जानिएगा अव्ययी भाव समास कभी समझ पाइएगा। अ माने नहीं, अव्यय माने परिवर्तन। उसके बाद हमें लिंग पढ़ना होगा। भाषा पढ़ेंगे, वर्ण पढ़ेंगे, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे, लिंग। लिखा हुआ पूरे बोर्ड है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। 2 घंटा अगर क्लास दे दें तो पूरा लिखा हुआ बोर्ड पर न ज्यादा है, लेकिन आपके दिमाग में माने 3200 GB होगा, तैयो जो है कम में भरेगा। लगता हुआ लिखा हुआ इतना है, ऐसा ट्रिक रहेगा, ऐसा संगीत में क्लास होगा, ऐसे परिभाषा सेटिंग किया हुआ होगा जो आपको टेंशन होने हम नहीं देंगे। सुनिए सिर्फ, अव्यय पढ़ना होगा, लिंग पढ़ना होगा। लिंग में नारी है, गाड़ी है, साड़ी है, धोती है, जनवरी है, फरवरी है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, कौन महीना, कौन दिन, कौन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये सब का ज्ञान होना। गाड़ी आ रही है कि गाड़ी जा रहा है, माने रोटी क्या है, धोती क्या है,
पोती क्या है, साड़ी क्या है, माने बहुत ऐसे शब्द है जिसे पहचानना होगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। घी क्या है, दही क्या है, दही सुने हैं भोज में दही खट्टी है, दही खट्टा होता है इसलिए पुल्लिंग है। नहीं, सारी ई का अंत है, दीर्घई है, बड़ी ई लगी हुई है तो वो जितना बड़ी ई वाली होगी सब स्त्रीलिंग, लेकिन कुछ अपवाद होगा जो ई का अंत रहते हुए भी पुल्लिंग के श्रेणी में आएगा। उसके बाद संज्ञा जानेंगे, लिंग के बाद संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक, भाववाचक, नाम, दुनिया का जितना नाम है संज्ञा से संबंधित भेद के बारे में जानेंगे। उसके बाद सर्वनाम जानेंगे, सर्वनाम को छह भेद, अनाप शनाप, सर्वनाम के छह भेद, अनाप शनाप, संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वाक्यों में नवीन अर्थ प्रकट करने वाले शब्द निपात के बारे में जानेंगे, निपात के भेद के बारे में जानेंगे। इसी के साथ और इधर आप देखते हैं काल, काल से संबंधित हम लोग जानेंगे। काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, फिर काल में जानेंगे वर्तमान काल के कितने वेद हैं, भूतकाल के कितने वेद हैं, भविष्यत काल के कितने वेद हैं। इन वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, समान वर्तमान काल है कि अपूर्ण है कि पूर्ण है कि संदिग्ध वर्तमान काल है। काल नहीं जानिएगा तो 2025 को बोर्ड परीक्षा में आपके ऊपर काल मंडरा जाएगा, इसलिए काल भी पढ़ना आवश्यक है। काल के साथ साथ हमें काल, जिसको इंग्लिश में टेंस कहते हैं और संस्कृत में लकार कहते हैं, और ये नहीं कि जो भोज भात नकार देने आता है उसी को लकार कहते, नहीं, ये नहीं। काल के बारे में जानेंगे, टेंस के बारे में, टाइम के बारे में जानेंगे, कारक के बारे में। उसके बाद देखिए काल के साथ साथ आपको क्रिया भी पढ़ना होगा। क्रिया जिसको वर्ब कहते हैं, बाप क्रिया, माई क्रिया, नाना क्रिया, नानी क्रिया, नहीं, माने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। काल, काल, कारक जानेंगे, कारक का 8 भेदों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद वाक जानेंगे, सरल वाक, संयुक्त वाक, मिश्र वाक, और वाक से क्वेश्चन निश्चित ही रहता है, कोई क्वेश्चन रहे या ना रहे, खास करके 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा में वाक से क्वेश्चन रहता है, काल से क्वेश्चन, कारक से क्वेश्चन, और चुटकी बजाते हुए आपके दिमाग में डाल देंगे। सिर्फ क्लास को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कौन ऐसा भेद है, कौन ऐसा प्रकार है, कौन ऐसा उदाहरण है जिसको स्वयं आप नहीं समझ सकते हैं। हर प्रश्नों का सुनते ही, क्वेश्चन देखते हुए ही आपके दिमाग में जवाब आ जाएगा, और झूम उठिएगा और गाइएगा, छूम छूम छाना ना ना बाजे, माने लगेगा मनोरंजन है। पढ़ाई एक बेहतरीन चीज है, पढ़ाई से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जब पूरे व्याकरण को पढ़िएगा, माथा को भारी बना कर रखे होंगे, लगेगा सबसे आसान व्याकरण है। उसके बाद हम वाक जानेंगे, वाक के बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची आंख है, नयन है, नेत्र है, लोचन है, विलोचन है, अक्षी है, चक्षु है, पट है, कृष्ण है, कृष्ण जैसे है उसका पर्यायवाची पूछ दिया। मोहन है, गोपाल है, नंद किशोर है, माखन चोर है, चित चोर है, कन्हैया है, मुरलीधर है, तब ने अधरंग मदरंग नैनंग मधरंग मधराधिपति रेव अखिलंग मदरंग वचनंग मदरंग चलनंग मदरंग मधराधिपति रेव अखिलंग मदरंग। जब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों को, जैसे सूर्य के बारे में जानते हैं, दीनानाथ कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, आदित्य कहते हैं, तो ये सब क्या है, एक दूसरे का पर्याय है। उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, कोई आंख का पर्यायवाची कहेगा तो नयन है, नेत्र है, लोचन है, विलोचन है, अक्षी है, चक्षु है, पट है, दीर्घ है। याद कभी गाना सुने होंगे, कभी चलाओ ने नैनों से बान रे, तो नैनों वाला गाड़ी पर से बान नहीं, आंख से बान कहता है, नहीं। उसके बाद शिव का पर्यायवाची पूछ दे तो शंकर कहते हैं, महादेव कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं। बहुत ऐसे शब्द होगा, दुनिया का बहुत ऐसा शब्द आपको मिलेगा। आम होगा, मछली, ये जो है अमृत है, जहर है, घोड़ा है, हाथी है, शिव है, पार्वती है, नहीं, गणेश है, विष्णु है, कृष्ण है, सबका पर्यायवाची पूछा जाता है परीक्षा में, और ट्रिक के साथ ही बताया जाएगा। उसके बाद विलोम शब्द से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे। विलोम माने उल्टा, माता का उल्टा पिता, भाई का उल्टा बहन, राधा का उल्टा कृष्ण, नहीं, दिन का उल्टा रात, आदि का उल्टा लहसुन, नहीं, आदि का उल्टा अंत हम पढ़ेंगे। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम मुहावरा का अध्ययन करेंगे। बताइए सबसे क्वेश्चन, अगर 10वीं क्लास आप परीक्षा दिए होंगे तो 11वीं में होंगे तो आप पढ़िएगा। उसके बाद अगर 9वीं में होइएगा तो 10वीं में पढ़ना ही है, 9वीं के क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये सब व्याकरण के पाठों को, भागों को निश्चित रूप से देख लीजिएगा, बहुत आसान है। और जिस व्याकरण से हम जितना पीछे भागते हैं उतना ही आसान होता है। जब हम भोजन में नमक ना देते हैं तो भोजन स्वाधीन हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम
व्याकरण नहीं पढ़ते हैं तो साहित्य नहीं पढ़ सकते हैं, कोई कविता नहीं समझ पाएंगे और कोई प्रश्न उत्तर नहीं समझ पाएंगे, उस शीर्षक से संबंधित हम गूढ़ अर्थों को नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान न होगा। जैसे है न, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए, उसी प्रकार जिस काव्य में रस ना हो उस काव्य को पढ़ना ना चाहिए। जैसे रस के बिना कविता बेकार है, उसी प्रकार व्याकरण के बिना जो है हिंदी साहित्य बेकार है। आप हिंदी साहित्य के गूढ़ अर्थों को समझने के लिए आप लोग को व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है। मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सुने, मुहावरा तो सुने होंगे, गुलर का फूल होना, लापता होना, आंखें चार होना अर्थात प्यार होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, 1 1 11 होना, एकता के बंधन में बन जाना, 3 13 होना, तितर बितर होना, बहुत सारे 100 200 जो है याद करवा देंगे, आपके दिमाग में डाल देंगे। फिर होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द अनेक होगा और एक शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। शब्द अनेक होगा, एक के बाद एक। जो कविता स्त्री लिखती है तो कवित्री, जो पुरुष लिखता है उसे कवि कहते हैं, जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि कहते हैं। नहीं तो बहुत आसान है जो आप व्याकरण को समझ सकते हैं। उसके बाद निबंध हम पढ़ेंगे। निबंध की भविष्यवाणी नहीं की जाएगी, जो ये निबंध परीक्षा में पूछा जाता है। अगर ये सबका क्वेश्चन का भविष्यवाणी ही कर दिया जाए तो फिर ज्ञान किस चीज के है? 3.5 हाथ का शरीर है, अब 3.5 हाथ का हम घर बनाकर रहना शुरू कर दें तो क्या हमारा विकास हो सकता है? सिर्फ उतना ही निबंध हम याद करके जाए, गाय पर जाए तो हो सकता है हाथी पर पूछ देता, घोड़ा पर पूछ देता, मच्छर पर पूछ देता, मक्खी पर पूछ देता, दुनिया का कोई चीज पर भी पूछा जा सकता है। आप याद करके नहीं जा सकते हैं, कल्पना शक्ति के माध्यम से आप निबंध को लिख सकते हैं। और ये निबंध कैसे लिखा जाएगा इससे संबंधित हम लोग जानकारी देंगे। आवेदन, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन, प्रिंसिपल के पास आवेदन, कहीं भी आवेदन लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा इसे समझाया जाएगा। उसके बाद पत्र लेखन, जिसको हम चिट्ठी कहते हैं, जिसको हम लेटर कहते हैं, प्रेमी प्रेमिका ज्यादा पत्र लेखन था, चैटिंग के माध्यम से होता। पहले चिट्ठी लोग लिखा करते थे, चिट्ठी लेकर भेजा करते थे, लोग पढ़ते थे तब उसका जवाब देते थे। लेकिन परीक्षा में अभी भी आवेदन और पत्र लेखन शामिल ही किया हुआ है, मोबाइल के युग में भी, तो हमें सीखना तो पड़ेगा ही। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण काव्य शास्त्र में रस पढ़िएगा, अलंकार पढ़िएगा, छंद पढ़िएगा, जो कि अगर ये समझ जाते हैं काव्य शास्त्र में तो बहुत ऐसे आप पद पढ़िएगा 12वीं का, तो कहेगा वात्सल रस है कि करुण रस है कि हास रस है, वहां तो रस समझबे नहीं करिएगा तो बताइएगा कैसे। अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार ये समझबे नहीं कीजिएगा तो कैसे समझ बता सकते हैं। ये देखिए 4 गो 5 गो डिब्बा में रखा हुआ है, एक तो इतना महत्वपूर्ण है। सोते जागते उठते बैठते उपसर्ग पढ़ते संधि समास आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आपको उपसर्ग याद करने के तरीका अंग्रेजी वाला बताए होंगे, हेड, हाफ, सब, फुल, डिप्टी, डबल, नहीं जो पहले लगता उपसर्ग जो अंत में लगता पढ़ते हैं। और संधि ने सोचिएगा लिखल इतना छे भैगल है, संधि पढ़िएगा, संधि की परिभाषा पढ़ना होगा, संधि विच्छेद कैसे किया जाता है, संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़िएगा। स्वर संधि के 5 भेद का अध्ययन करेंगे, तब विसर्ग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तब जो है आपको विसर्ग संधि का पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ संक्षेपण का भी ज्ञान होना चाहिए। रहेगा बड़ा चीज, उसको छोटा करके शीर्षक चुनते हुए कैसे लिखेंगे वो जानेंगे। और हम अंत में जो नाश्ता तो पहले दिया जाता है, लेकिन अंत में आपको नाश्ता में हम समोसा नहीं बल्कि समास खिलाना चाहते हैं। वह समास का 6 प्रकार का समास खिलाया जाएगा। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। समास से जी में पानी नहीं आना चाहिए। और बुआ जो भी कुछ लिखे हुए हैं इसमें और जो बचा हुआ होगा व्याकरण, जो कि पाठ्यक्रम के से संबंधित आपके सिलेबस के लिए जरूरी है, आप ही नहीं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं प्रतियोगी परीक्षा जितने भी स्टूडेंट हैं वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। जो उससे क्या होगा, जो जानकारी सिलेबस को हो सके और परीक्षा बेहतर तैयारी कर सके, 2025 को बोर्ड परीक्षा में अव्वल स्थान ला सके
और पेपर में उस स्टूडेंट का भी नाम हो सके। ये नहीं कि मैथ साइंस में ही आ सकता है 100 में 100, 95, 99। अब की बार बोर्ड परीक्षा में 10वीं क्लास के एक स्टूडेंट से मुलाकात किए तो पूछे बुआ कितना अंक, तो कहा 95 नंबर है, किसी ने कहा 96 अंक आया, किसी ने कहा 97 अंक आया। तो हिंदी और संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका बेहतर रहेगा तो निश्चित रूप से आप बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। अनुमंडल टॉपर हो सकते हैं, जिला टॉपर हो सकते हैं, राज्य टॉपर हो सकते हैं, 1 लाख रुपया सरकार के द्वारा ले सकते हैं, एक लैपटॉप मिल सकता है और सहयोग राशि दी जा सकती है। शिक्षा मंत्री से सम्मान मिल सकता है, डीओ साहब, डीएम साहब से सम्मान मिल सकता है और समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति कहे जाइएगा। जीवन भर आप बिहार टॉपर की श्रेणी में आइएगा तो उस टॉपर में हमारे द्वारा जो सहयोग होगा उस सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सहयोग के लिए आपका सहयोग सिर्फ इतना होगा, जो भी कुछ बताया जाएगा उस बातों को आप अमल कीजिएगा, निश्चित जो है आप परीक्षा में टेंशन फ्री होकर जाइएगा, मानसिक तनाव में नहीं जाइएगा। और जब क्लासरूम में बैठिएगा तो आपको पी.के. राय जरूर याद आएगा और निश्चित रूप से आपका परीक्षा बेहतर जाएगा। और आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं धमाकेदार, झालदार, रसदार, मजेदार क्लास, संगीत में क्लास लेकर उपस्थित अगले क्लास में।